Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था, जहां पर हमने सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और साथ साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे का पोर्शन लेंगे और वो होगा हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स। सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, या किसी सिस्टम के स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, या हम कहें कोई सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स के साथ साथ हम कहें कि स्टेट पैरामीटर्स क्या होते हैं। इन बातों को आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहेगा आज, वो रहेगा स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स, अब ये जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं बच्चों, इन स्टेट वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन स्टेट वेरिएबल्स को हम स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, और स्टेट फंक्शंस के साथ साथ हम इनको स्टेट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो ये तीनों वर्ड से हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं इनको कि स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शंस या फिर स्टेट पैरामीटर्स। अब स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन या स्टेट पैरामीटर्स होते क्या है? तो स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन या स्टेट पैरामीटर्स वो होते हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, यानी हमारा सिस्टम अभी एग्जैक्ट किस स्टेट पर है, वो क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। यानी वो पैरामीटर्स जो किसी सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करें, वो क्या कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो हम कहते हैं द पैरामीटर्स, अगर हम डेफिनेशन वाइज इनको एक्सप्लेन करें तो हम बोल सकते हैं कि द पैरामीटर्स विच एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ सिस्टम, which explain the state of system are called as state variables, का मतलब होता है कि जो किसी सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करें। और अगर हम कहें कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो those variables which only depends upon initial and final, which only depends upon initial and final state of the system, जो किसी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, मिड में क्या हुआ इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन कहलाते हैं, और वो सिस्टम की स्टेट को बताते हैं। अब स्टेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो वो बात आती है। तो स्टेट फंक्शन होता है यहाँ पर प्रेशर, दूसरा होता है यहाँ पर वॉल्यूम, थर्ड हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, फोर्थ हम कह सकते हैं एंट्रोपी। ये जो नए वर्ड आ रहे हैं ये अभी हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे, एंट्रोपी। उसके बाद होता है एंथैल्पी, फिर हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। ये सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली आपको पता है प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को V से, नंबर ऑफ मोल्स को N से, एंट्रोपी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि S से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। एंथैल्पी H से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी E से, और कई सारी बुक्स में U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और गिब्स फ्री एनर्जी को G से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जो स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब कैसे स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए एग्जांपल की बात करूं तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन पार्ट हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। एग्जांपल में जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम प्रेशर से वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, और कोई ग्राफ था जो इस तरीके से स्लोपिंग में आया, ठीक है, पॉइंट A ये है और पॉइंट B ये है। वहीं हम दूसरे ग्राफ के लिए भी कहें कि स्लोप यही पॉइंट A से ही आया और इस तरीके से आया, पॉइंट B पर आया, ठीक है। तो हम इनिशियली कहाँ थे, A पर। जब हमने पहला सिस्टम पर हम वर्क कर रहे थे तो हमने देखा वो इनिशियली कहाँ है, A पर, और लास्ट में कहाँ पहुंचा, B पर। हमने दूसरे सिस्टम को मेजर किया तो हमने देखा इनिशियली कहाँ है, A पर, लास्ट में कहाँ पहुंचा, B पर। तो हम ये कहते हैं अगर मैं प्रेशर को मेजर कर रहा हूं तो सपोज कीजिए A पर प्रेशर P1 था और B पर प्रेशर P2 था। इसी तरीके से इस वाले के लिए ये C है और ये D है, तो मैं कहूँ कि C पर प्रेशर, इस वाली प्रोसेस के लिए C पर प्रेशर P1 था, और इस वाली सेकंड प्रोसेस के लिए इस D पर प्रेशर P2 था। तो बताइए कितना फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, फाइनल प्रेशर निकालूंगा डेल P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। और आप देखेंगे कि इनिशियल कितना था, सपोज करो, ये सपोज करते हैं ये वैल्यू हमारी प्रेशर की सपोज करते हैं 5 atm थी, और ये वाली वैल्यू जो थी ये 3 atm थी।
तो मैं क्या करूंगा इस वाली प्रोसेस के लिए, फर्स्ट प्रोसेस के लिए फाइनल प्रेशर हमारे पास कितना आएगा, चेंज इन प्रेशर कितना आएगा 5 - 3 यानी 2 atm, 2 atm प्रेशर आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि C भी इसी पॉइंट पर है, C भी इसी पॉइंट पर है और इसी पॉइंट पर होने की वजह से इसका प्रेशर, C का प्रेशर भी इनिशियल कितना था 5 और B भी इसी पॉइंट पर हो, आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर किया, अगर इसी पॉइंट पर हो और यहाँ भी 3 हो तो दूसरी प्रोसेस के लिए प्रेशर कितना आएगा 5 - 3 = 2। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि प्रोसेस में दोनों का चेंज इन प्रेशर क्या आया है 2 atm, यानी फाइनलाइज जो प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद अब सिस्टम का फाइनल प्रेशर कितना है 2 atm। इसका मतलब हमारी इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में देखिए पाथ का अंतर है, पाथ का डिफरेंस है कि ये किसी और पैटर्न से हुई है, ये किसी और पैटर्न से हुई है, लेकिन यहाँ हम मिड में क्या हुआ, क्या पैटर्न था, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, ये इनिशियली कितना था और फाइनल कितना था, मिड में क्या हुआ कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए यहाँ से सपोज करो 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली यहाँ से, और अब आपसे कोई पूछे भाई आपकी स्पीड, आपकी कार की स्पीड कितनी थी जब आप दिल्ली गए थे, तो आप ये कहोगे कि जब मैं घर से चला था तो 10 की स्पीड थी, फिर आगे जाके थोड़ा जैम हो गया, जैम मिला तो वहाँ मेरी गाड़ी बिल्कुल 0 पे हो गई, यानी खड़ा ही रहा मैं 15 मिनट, फिर जब थोड़ा जैम हटा तो मैंने 40 भगाई, फिर थोड़ा और जैम हटा तो मैंने 50 भगाई, फिर वहाँ जब आगे पहुँचा तो वहाँ फिर मैंने 80 भगाई, फिर जैम मिल गया फिर मेरी 0 हो गई। ऐसे आप नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि ऑलमोस्ट मेरी स्पीड, यानी मैं आप देखोगे कि आपकी टोटल डिस्टेंस क्या है और आपका टाइम क्या है, आप अपनी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके एग्जैक्ट बताओगे कि मैं यहाँ से जब दिल्ली पहुंचा तो मुझे लगभग 2 घंटे लगे, तो ऑलमोस्ट मेरी जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की रही है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने ना तो बीच वाली कोई स्टेट नहीं बताई, यानी आपने अपना पाथ नहीं बताया कि मैं कहाँ रुका, कहाँ चला, कितना धीरे चला, आपने क्या बताया ऑल ओवर, किस बेस पे, इनिशियल और अपनी फाइनल डेस्टिनी के बेस पे। तो जब हम इनिशियल और फाइनल स्टेट के बेस पर किसी भी पैरामीटर को सिस्टम के एक्सप्लेन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। तो और जब हम इनिशियल और फाइनल देखते हैं तो हम डिफरेंस निकालते हैं और उसके आगे डेल लगा देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब हम इन्हें एज अ स्टेट फंक्शन यूज करेंगे तो ये P हो जाएगा डेल P, V हो जाएगा डेल V, N हो जाएगा डेल N, S हो जाएगी डेल S, यानी सबके आगे S लग जाएगा क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। हम जब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, यानी सिस्टम की वो कंडीशंस जो मेजर की जाती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, वो क्या कहलाती हैं, वो स्टेट वेरिएबल्स कहलाती हैं। और ये सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। कैसे हैं तो अभी हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो होप आपको स्टेट वेरिएबल्स क्लियर हुआ होगा। अब जब स्टेट वेरिएबल क्लियर होता है तो इन स्टेट वेरिएबल के लिए कहते हैं, हमने अभी भी स्टेट वेरिएबल के लिए लिखा है कि स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स डू नॉट डिपेंड ऑन देयर पाथ। किसके पाथ पर, प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि प्रोसेस कैसे हो रही है। हमें तो ये पता होना चाहिए शुरू में क्या था और लास्ट में क्या हुआ, ऑल ओवर डिफरेंस क्या आया, दैट इज स्टेट वेरिएबल। तो ये क्या होते हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। जो पैरामीटर्स हमारे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो क्या होगा, जो पैरामीटर पाथ पर डिपेंड करते हैं उन्हें पाथ डिपेंडेंट पैरामीटर्स बोला जाता है। सिस्टम के पाथ डिपेंडेंट पैरामीटर्स बोला जाता है, उन्हें स्टेट वेरिएबल्स नहीं बोला जाता। और हमारे थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पाथ डिपेंडेंट पैरामीटर्स को डील करेंगे वो 2 तरीके के होंगे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल बता रहा हूँ कि एक तो होगा हीट जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा होगा वर्क जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हीट और वर्क पाथ डिपेंडेंट होते हैं लेकिन स्टेट वेरिएबल्स नहीं होते हैं। तो स्टेट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके अभी मैंने सारे एग्जांपल दिए, हीट और वर्क पाथ डिपेंडेंट होते हैं। यानी हमने अभी एक एग्जांपल दिया था कि एक पाथ इस तरीके से हुआ और वही काम दूसरा पाथ हमारा इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर भले ही हमारे जो वेरिएबल्स थे उनकी डाटा सेम आया था फाइनल माइनस इनिशियल के बेस पे, लेकिन यहाँ अगर मैं कहूँ कि वर्क, तो भाई वर्क तो यहाँ ज़्यादा हुआ होगा, पहले ये ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, इसका तो यानी इसका पाथ चेंज है और इसका पाथ चेंज है। तो इनका हीट दोनों की अलग अलग होगी। अगर मैं यहाँ क्यू फाइंड करूँगा और यहाँ क्यू फाइंड करूँगा तो दोनों का अलग होगा। मैं अगर वर्किंग देखता हूँ इनकी तो यहाँ वर्क और यहाँ किए गए वर्क में डिफरेंस होगा। तो जो पैरामीटर्स पाथ पर डिपेंड करते हैं वो पाथ फंक्शन कहलाते हैं। और पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, पाथ पैरामीटर से पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, हीट और वर्क।
और इनको छोड़कर और सब क्या होते हैं, तो इनको छोड़कर सब होते हैं स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। अब इनके बाद बारी आती है कि हमारे पास अगर हम ये देखें तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, यानी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक के बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास होते हैं जिनको हमें इस चैप्टर के अंदर डील करना है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होगी स्टूडेंट हमारे पास, दैट इज होगी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अब आप खुद देखिए कि आइसो माने क्या होता है। तो आइसो माने हमें पता है सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, और प्रोसेस माने जहां चेंज कैन बी अकर, जहां पर चेंज हो उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस। तो सेम टेम्परेचर पर किसी प्रोसेस के अंदर कुछ और चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कहेंगे कि दोज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which change in temperature, यानी डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर, in which change in temperature is कितना, इक्वल टू जीरो। यानी वो प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती हैं उनको क्या बोला जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। उनको क्या बोला जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होंगी। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बारी आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल टी क्या होता है, हमेशा जीरो। डेल टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ क्या होता है, सेम, तभी तो जीरो आएगा। तो यहाँ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर कोई प्रोसेस ऐसी है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है तो वो क्या कहलाती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है कि अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, आइसोथर्मल ग्राफ। तो आइसोथर्मल में हमने देखा कि प्रेशर में पहले प्रेशर इतना था, यहाँ पर आते आते प्रेशर यहाँ ये हो गया। ठीक है, पहले प्रेशर ये था, अब यहाँ आते आते प्रेशर ये हो गया। ठीक है, पहले वॉल्यूम ये था, ये वॉल्यूम था, यहाँ आते आते वॉल्यूम ये हो गया। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आया, लेकिन अगर आप कहीं पर भी यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करोगे तो टेम्परेचर यहाँ हर पॉइंट पर क्या होगा, सिमिलर। तो सिमिलर होगा तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल टी इज इक्वल टू जीरो, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आइसोथर्मल का कुछ इस तरीके से जाता है। तो ये थी हमारी पहली प्रोसेस जिसको हम बोल रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बारी आती है सेकंड प्रोसेस की। आइसोथर्मल के बाद हमारे पास दूसरी जो सेकंड प्रोसेस आती है स्टूडेंट, वो प्रोसेस क्या होती है, तो उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होती है, नेक्स्ट प्रोसेस को अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास होगी यहाँ पर आइसोथर्मल के बाद। ठीक है, आइसोथर्मल के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारे पास आइसोबैरिक, या हम बोले आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस बताने से पहले आइसोथर्मल के केस में मैं आपको एक बात और बता दूं कि फॉर आइडियल गैस, नोट बनाकर कहीं लिख लेना, अगर आइसोथर्मल के लिए, आइडियल गैस के लिए आप आइसोथर्मल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो या आइडियल गैस के लिए कुछ कर रहे हो, तो हमें पता है फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, जीरो। अगर आइसोथर्मल टेम्परेचर जीरो होता है तो यहाँ पर डेल ई, या फिर मैं कहूँ कि डेल यू, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। अब इंटरनल एनर्जी जीरो क्यों होगी, तो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में, कि स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में देखा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इनटू टेम्परेचर। यानी इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट, मींस यहाँ इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। लेकिन ये कब केस है, केवल आइडियल गैस के लिए। तो आइसोथर्मल ग्राफ के लिए, आइडियल गैस के लिए डेल टी तो जीरो होता ही होता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होती है। कब, केवल और केवल आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए डेल ई जीरो नहीं होगा, डेल टी जीरो होगा। अब बारी आती है आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो एक ऐसी प्रोसेस जहां पर जो कब होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। एक ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है वो क्या कहलाती है, आइसोबारिक प्रोसेस। मींस यहां पर पूरी प्रोसेस के अंदर डेल पी, चेंज इन प्रेशर, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हमेशा क्या आएगा, जीरो। और ये जीरो कब आएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। बराबर का मतलब
प्रेशर में कोई चेंज ही नहीं आया, पूरी प्रोसेस हो गई और प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। इसका एग्जांपल हम कहाँ से दें, तो हमारी जितनी भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं। जैसे अगर हम लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप देखिए लैब में कौन सा प्रेशर काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। तो 1 atm प्रेशर तो हमेशा वही कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस proceeds only on constant pressure, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। और वो कौन सी प्रोसेस कहलाएंगी, आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान वो प्रोसेस की कंडीशन होती है जब हम कोई लैब में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलमोस्ट प्रेशर तो सिमिलर रहता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज जितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोबारिक। आइसोबारिक के बाद जो थर्ड हमारे पास आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको कोरिक बोलते हैं, कई बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते, चोरिक बोल देते, चोरिक नहीं कोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कब होती है, अकर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है और वहां पर कोई केमिकल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल V इज इक्वल टू होता है 0, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल हमेशा क्या होगा 0, यानी कोई चेंज वॉल्यूम में नहीं आता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन सर कहाँ होती है, चलिए आप सोचिए कहाँ होती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन अगर हम बात करें तो देखिए हमने एक कंटेनर पढ़ा था कैसा, आइसो, हमने एक सिस्टम पढ़ा था कैसा, आइसो। कौन सा सिस्टम पढ़ा था, एक हमने सिस्टम पढ़ा था, कौन सा टाइप्स ऑफ सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमने देखा था कि वहां पर क्या होता है, वहां पर आइसोलेटेड सिस्टम में अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है या थर्मस है तो ना यहाँ से हीट का एक्सचेंज होता है ना मास का एक्सचेंज होता है और अमाउंट भी, सिस्टम का वॉल्यूम भी कांस्टेंट बना रहता है। तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 होता है। और वहाँ जो केमिकल प्रोसेस हो रही होती है उस आइसोथर्मल या हम कहें कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रही होती है वो कौन सी होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस, जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यानी अगर हमने उसमें कोई कंटेनर में गैस भरी हुई है तो ना तो वॉल्यूम घटेगा ना वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ये होती है। होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी होती है, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे पास आइसोकोरिक के बाद बच्चों आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज एडियाबैटिक। अब ये क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस, अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो मैंने उनका किया नहीं, तो मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ। चलिए यहाँ बता देता हूँ मैं तीनों का। आइसोथर्मल के लिए मैंने ग्राफ खींचा था कुछ इस तरीके से, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये आइसोथर्मल का ग्राफ था, ठीक है। अगर मैं आइसोथर्मल के अलावा हमने करा था आइसोबारिक, तो आइसोबारिक के लिए अगर वॉल्यूम हम यहाँ मेजर कर रहे हैं, प्रेशर यहाँ दिखा रहे हैं, आइसोबारिक का मतलब क्या था, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट था। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हम कोई ऐसे स्लोप कैसा जाएगा हमारा, सीधा। तो ये क्या होगा, ये कौन सा होगा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ग्राफ होगा। अगर हमें आइसोबारिक के लिए नहीं आइसोकोरिक के लिए चाहिए तो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में अगर हमें आइसोकोरिक के लिए चाहिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा, जब हम यहाँ से कहीं से भी किसी भी एक पॉइंट पर वॉल्यूम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। तो तीनों के लिए मैंने अलग अलग ग्राफ आपको बता दिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। तो होप ये आइसोकोरिक के लिए है, ये आइसोथर्मल के लिए है और वो आइसोबारिक के लिए है। तो ये तीनों ग्राफ हो गए और यहाँ पर डेल T 0 होता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कहीं पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यहाँ पर कहीं भी मेजर कर लीजिए प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कहीं भी मेजर कर लीजिए ऐसे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ये ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। इनको एक ही ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर दूंगा, अभी पहले हम सारी प्रोसेस को पढ़ लें 1 बाय 1, ठीक है। तो आगे चलें, तो आगे हमारे पास आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, द प्रोसेस एट विच इज अकर एट कांस्टेंट हीट, जहां पर हीट में चेंज, डेल Q में चेंज 0 होता है, जहां पर हीट में कोई चेंज नहीं होता है। एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हीट का एक्सचेंज ना हो, हीट में जो चेंज है वो 0 हो, वो क्या कहलाती है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ की बात करें तो हम थोड़ा सा कंपेयर मैं आपको करता हूँ प्रेशर और वॉल्यूम के लिए।
तो अभी हमने आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस तरीके से देखा था, ये था आइसोथर्मल का ग्राफ जहां पर टेम्परेचर हर पॉइंट पर इक्वल था। लेकिन एडियाबैटिक का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके का जाता है, लेकिन एडियाबैटिक का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो थोड़ा क्या होता है, फास्ट स्लोप होता है, फास्ट स्लोप, यानी ये एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब उसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एडियाबैटिक की प्रोसेस का जो ग्राफ आता है वो भी कुछ इसी तरीके से आता है, लेकिन क्या होता है, स्लोप बड़ा क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप का मतलब बहुत तेजी से ग्राफ गिरता है, तो वो क्या कहलाता है, एडियाबैटिक। और आइसोथर्मल का स्लोली ग्राफ गिरता है। तो एडियाबैटिक का ये है और आइसोथर्मल का ये है। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जहां पर हीट का एक्सचेंज ना हो, जहां पर डेल क्यू की वैल्यू 0 हो, तो वो क्या कहलाती है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाती है। एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद बच्चों बारी आती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि कहीं से चले और कहीं पर खत्म हो गए। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक प्रेशर है, हमारे पास वॉल्यूम है, और हमने हमारा इनिशियल पॉइंट ये था, यहाँ से चले फिर यहाँ चले, यानी पॉइंट ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, और सी से वापस डी पर आए, और डी से वापस ए पर आए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि बताइए भाई इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, आप बताइए। प्रेशर, क्योंकि ये क्या है, ये जितनी भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स। तो अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि जब मैं यहाँ से चला तो मेरा प्रेशर कितना होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मेरा P1 होगा, इनिशियल प्रेशर होगा। मैं यहाँ से घूमा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, और फिर यहीं पहुँचा, मेरा फाइनल पॉइंट भी क्या है, यही। और फाइनल पॉइंट पर मेरा प्रेशर कितना होगा, P1 के बराबर ही तो होगा, P2 भी। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल P इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 0। सपोज करो मैं किसी और पॉइंट के लिए बात करता हूँ, मैं B से स्टार्ट हुआ, और B से स्टार्ट होने के बाद मैं C पर गया, C से मैं D पर गया, C से मैं D से A पर गया, और A से वापस B पर आया। तो इनिशियल पॉइंट मेरा क्या था, पहले अगर मैं वॉल्यूम के कंपैरिजन करूं तो मेरा वॉल्यूम क्या था, ये वाला वॉल्यूम था, मेरा V1 क्या था, ये V1 था मेरा। ठीक है, V1 मेरा ये था, और मैं यहाँ से चला, फिर यहाँ से चला, यहाँ से चला, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरा फाइनल पॉइंट क्या था, फिर B ही था। तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा फाइनल, यही वाला वॉल्यूम मेरा V2 जो होगा वो V1 के बराबर होगा। तो यहाँ डेल V क्या होगा, 0। तो इन शॉर्ट साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आप जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर खत्म हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम और एनी thermodynamic function will be 0। यानी एक ऐसी प्रोसेस जहां पर कोई भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन, जैसे टेम्परेचर में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, मोल्स में चेंज, क्या होते हैं, कांस्टेंट, यानी 0। तो वो क्या कहलाती है, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल P इज इक्वल टू 0, डेल V इज इक्वल टू 0, डेल हम कहें तो हमने अगला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, और क्या किया था, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, हीट इज इक्वल टू समथिंग, ये सारी चीज़ें। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ 0। तो ऐसी प्रोसेस जहां पर सब कुछ 0 होता है वो क्या कहलाती है, साइक्लिक प्रोसेस। सर क्या 0 नहीं होता साइक्लिक प्रोसेस में, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन हीट 0 नहीं होती। आप यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, और वापस यहाँ पर आए, नो डाउट आपका प्रेशर कांस्टेंट रहा, लेकिन आपकी हीट में चेंज आया। इनिशियली जब आप चले थे तो आपके पास कोई और हीट होगी, Q1 के वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन जब आप थक हार कर आए तो आपने या तो हीट का एक्सचेंज किया होगा, या तो हीट रिलीज हुई होगी, या हीट गेन की होगी। तो इस बार आपका Q2 कुछ और होगा। तो यहाँ पर हीट डेल Q नॉट इक्वल टू होता है 0 साइक्लिक प्रोसेस के लिए। इसी तरीके से यहाँ जब चले थे तो आपका वर्क डन था 0, आपने अभी कोई काम नहीं किया था, लेकिन जब आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो आपने कुछ ना कुछ काम किया चलने में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्क डन जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। और हीट और W क्यों ये 0 नहीं है, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनका पाथ तो अलग है, पाथ तो बहुत लंबा कवर किया है ना, तो पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए ना तो Q 0 है ना W 0 है। और ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये क्या है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, ये स्टेट वेरिएबल्स है, इसलिए 0। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो सब 0 होते हैं, लेकिन जो हमारे पाथ फंक्शन होते हैं वो 0 नहीं होते हैं। तो ये है साइक्लिक प्रोसेस। अब अगर मैं एक ही ग्राफ में सारी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करूं तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे
कि मेरे पास प्रेशर है, मेरे पास वॉल्यूम है, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के लिए जब मैंने क्या किया, सबसे पहले आइसोबारिक ग्राफ खींचा तो ये होगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइसोबारिक ग्राफ खींचा तो ये होगा, और अगर मैंने आइसोथर्मल ग्राफ खींचा तो ये होगा। अभी सारे ग्राफ बताए थे। आइसोथर्मल ग्राफ, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है हर पॉइंट पर। फिर मैंने अगर एडियाबैटिक खींचा तो थोड़ा स्लोप सीधा रहेगा, ये हो गया एडियाबैटिक, जहाँ पर हीट कांस्टेंट है, डेल क्यू की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। वहीं पर आइसोबारिक अब रह गया कौन सा, आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे खींच दूँ तो ये जो ग्राफ मिलेगा, ये जो ग्राफ मिला ये कौन सा था, आइसोकोरिक। तो एक ही ग्राफ में हम ये सारे ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। तो होप आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझ में आई होंगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए इसको। चलिए, होप आपने ये सारा कुछ देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं जल्दी से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की, कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में। तो छोटा सा डिफरेंस है, बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे हम लोग। हम लोगों ने एक साइड लिख लिया रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और दूसरी तरफ हम लोग लिख रहे हैं इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस है या क्या होती हैं ये, तो डिस्कस करते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, वैसे नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसी प्रोसेस जो रिवर्स हो सकती है, हर स्टेप पर वापस आ सकती है, आगे जाकर पीछे भी आ सकती है, वो रिवर्सिबल। और जो इरिवर्सिबल का मतलब जो एक बार प्रोसीड हो जाए, जिसको वापस लाना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। ये तो नाम से भी समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में कहते हैं हम लोग कि वो प्रोसेस विच अकर्स, द प्रोसेस which occurs at या in which occurs in infinitely small steps, यानी एक ऐसी प्रोसेस जो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में होती है। छोटे छोटे स्टेप्स का मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने का जो गैप है वो बहुत कम है, फिर यहाँ से यहाँ जाने का गैप जो है वो बहुत कम है, फिर यहाँ से यहाँ जाने का गैप बहुत कम है, कि एक ऐसी प्रोसेस जो बहुत स्मॉल स्टेप्स में होती है, हम क्या कहते हैं, वो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी जो प्रोसेस स्मॉल स्टेप्स में होती है। आप देखिए, छोटा सा चेंज, अगर कोई किसी प्रोसेस के अंदर छोटा सा चेंज है तो उसको हम वापस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कुछ लिखना था, तो लिखने में मैंने सपोज करो इरिवर्सिबल की स्पेलिंग गलत कर दी, तो बहुत छोटा सा चेंज है, मैं उसको तुरंत वापस रिवर्स कर दूंगा, यानी मैं वापस उसको सही कर दूंगा। लेकिन अगर मैं पूरा एक ऐसे लिखता हूँ बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा ऐसे लिखने के बाद मैं देखता हूँ कि मैंने सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मुझे वापस जाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो वो क्या हो गई, एक इरिवर्सिबल टाइप की प्रोसेस हो गई। तो जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं, स्मॉल स्टेप्स में जो रिएक्शन होती है, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, वो वापस रिवर्स की जा सकती है, लेकिन लार्ज स्टेप में प्रोसेस वापस नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद आपका कुछ, सपोज करते हैं आपका जो मोबाइल है वो घर पर रह गया, और आप घर से बस अपनी गली से यानी 10 कदम दूर गए और आपको याद आ गया मेरा फ़ोन, तो आप तुरंत भाग के जाओगे और अपना फ़ोन ले लोगे। लेकिन आप घर से निकले और आपका फ़ोन घर रह गया और आपको याद ही नहीं आया, आपको याद आया तब जब आप दिल्ली पहुंच चुके हैं, ठीक है, जब आप दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो अब आप क्या करोगे, आप वापस आने की कोशिश करोगे, यानी बहुत लंबा गैप हो गया ना, तो आप उसको वापस रिवर्स नहीं करोगे, यानी आप वापस दिल्ली से पहले फ़ोन लेने नहीं आओगे और फिर दोबारा दिल्ली नहीं जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस लार्ज गैप में होती हैं, बड़ी होती हैं, जिनमें स्मॉल गैप नहीं होता, लार्ज डिफरेंस होता है, तो वो रिवर्सिबल होती हैं, उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन जो स्मॉल गैप में होती हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है। तो हम कहते हैं विच अकर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, और हम कहेंगे ये कि विच अकर्स एट वंस, यानी एकदम हो जाती हैं, बहुत जल्दी, फाइनाइट टाइम में हो जाती हैं, बहुत जल्दी फाइनाइट टाइम में हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती हैं। फोन वाला एग्जांपल आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने कहा कि एक क्या है कि छोटे छोटे स्टेप्स हैं, तो छोटे छोटे से स्टेप होंगे तो बहुत क्या होगा, एक स्मॉल प्रोसेस होगी। स्मॉल प्रोसेस का मतलब है कि ये स्लो प्रोसेस होती है। वहीं पर ये क्या है, एकदम गैप बहुत बढ़ जाता है, तो ये क्या होती है, फास्ट स्टेप होती है, क्योंकि एट रैंडम हो जाती है, तो ये क्या है, फास्ट प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से ये इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होती है। यहाँ कहें तो इक्विलिब्रियम, यहाँ कहेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बिटवीन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट एट ईच स्टेप, यानी यहाँ पर हर स्टेप पर
हर इनिशियल और फाइनल स्टेप पर, हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। लेकिन यहां पर अगर हम कहें तो इक्विलिब्रियम ओनली शिफ्ट इक्विलिब्रियम ओनली शिफ्ट एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अब ये कैसे आपको समझाता हूं मैं। अब पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जो वापस बैक आ सकती है किसी भी स्टेप से, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जो वापस बैक नहीं आ सकती। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस बैक में वापस आ सकती है जिनका प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो स्मॉल है, गैप छोटा है, तो वो वापस हम ला सकते हैं। लेकिन जिनका गैप रैंडम है और बहुत बड़ा है उनको वापस लाना मुश्किल होता है। इस प्रोसेस के अंदर, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, हर एक छोटे से स्टेप के बाद क्या लग जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, यानी दो प्रोसेस का स्पीड बराबर हो जाती है। यहाँ पर हर छोटा सा स्टेप होते ही नहीं है, या तो एक लार्ज गैप होता है, तो इक्विलिब्रियम या तो शुरू में मिलेगा या फिर एट लास्ट बिल्कुल फाइनल प्रोसेस होने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम या तो इनिशियल स्टेट पर शिफ्ट होता है या फिर फाइनल स्टेट पर होता है। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है या कैसे है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने ये देख लिया होगा। एग्जाम्पल से समझाऊँ तो क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पर, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो कि मेरे पास क्या है। मेरे पास एक गैस का सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कुछ गैस भरी हुई है। इस सिलेंडर में अगर कोई गैस भरी हुई है और सिलेंडर में गैस भरने के बाद यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक प्रेशर, इस पिस्टन पर एक बाहर से प्रेशर लग रहा है जिसको हम पी एक्सटर्नल बोल रहे हैं, और एक अंदर से बाहर की ओर प्रेशर लग रहा है जिसको हम पी इंटरनल बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि हमने प्रेशर लगाया, हमने पिस्टन लगाया और एक जगह फिक्स हो गया ये पिस्टन। तो इसका मतलब क्या है कि इस समय पी एक्सटर्नल यानी बाहर से लगने वाला प्रेशर और अंदर से लगने वाला प्रेशर क्या है, बराबर। कब है, जब मैंने यहाँ पर सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से वेट रख रखे हैं, बहुत स्मॉल वेट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी ये वाला वेट यानी ये जो बाहर से प्रेशर लग रहा है और जो अंदर से प्रेशर लग रहा है वो बराबर है, इसलिए पिस्टन यहाँ रुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ रुका हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यानी बाहर वाली प्रोसेस, एक प्रोसेस बाहर से हो रही है और दूसरी प्रोसेस अंदर से हो रही है, और दोनों प्रोसेस की वजह से ना पिस्टन इधर मूव हो रहा है ना इधर। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, रुकी पड़ी है प्रोसेस, दोनों प्रोसेस का रेट बराबर हो रहा है। जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने बहुत छोटा सा, ये बहुत स्मॉल सा वेट है, एक वेट मैंने यहाँ से हटा लिया। जैसी वेट हटाया तो बाहर वाला प्रेशर कम हुआ, जैसे बाहर वाला प्रेशर कम होगा नीचे से प्रेशर ऊपर को लगेगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो नीचे से प्रेशर ऊपर को लगेगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और क्या होगा कि जो पिस्टन यहाँ था हल्का सा यहाँ मूव हो जाएगा, बहुत स्लाइटली सा, क्योंकि हमने वेट भी थोड़ा सा ही हटाया है तो पिस्टन भी थोड़ा सा ही ऊपर की ओर मूव हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फिर मूव होने के बाद रुक जाएगा। तो हुआ क्या, वॉल्यूम बढ़ा, फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि पी बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के बराबर हो गया। जहां बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के बराबर हो गया, फिर पिस्टन वहां हल्का सा मूव होकर फिर रुक गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर एक और वेट हटाया, तो बाहर वाला प्रेशर फिर कम हो गया। जैसे ही बाहर वाला प्रेशर कम हुआ, नीचे से प्रेशर लगा और ये पिस्टन फिर हल्का सा मूव हुआ और मूव होकर रुक गया, क्योंकि थोड़ा सा वेट हटाया इसलिए हल्का सा मूव हो रहा है, और हल्का सा मूव होने के बाद रुक जाता है। क्यों, क्योंकि बाहर वाला प्रेशर फिर दोबारा अंदर वाले प्रेशर के बराबर हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, बॉयल्स लॉ कहता है। तो वॉल्यूम बढ़ा, जैसी पिस्टन ऊपर गया वॉल्यूम बढ़ा और अंदर वाला प्रेशर भी कुछ कम हो गया, और दोनों जैसे बराबर हुए पिस्टन फिर एक जगह रुक गया। तो क्या है कि हर जगह इक्विलिब्रियम मिलता जा रहा है। कब, जब ये स्लो स्टेप है, और इसको हम वापस हल्का सा वेट रख दें तो वही प्रोसेस में वापस मिल जाएगी। तो दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी जो स्लो स्टेप में होती है, स्मॉल स्टेप्स में होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पर गैस भरी हुई थी, हमने यहाँ पिस्टन लगाया हुआ है। अभी क्या था, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें इक्विलिब्रियम मिला, लेकिन कब मिला, इनिशियल स्टेट। ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट, जब हमने मेजर करा। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ जो वेट रखे हुए थे, यहाँ जो सारे वेट रखे हुए थे वो क्या किए, वो एकदम रैंडम सारे वेट हटा दिया, रैंडम सारा वेट यहाँ से हटा दिया। तो जैसे ही रैंडम सारा वेट हटेगा, यहाँ वाला प्रेशर तो बहुत कम हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ वाला प्रेशर कम होगा, यहाँ से वॉल्यूम नीचे से, ये पिस्टन ऊपर भागेगा, और ऊपर भागते भागते ये पिस्टन यहाँ पहुँच गया, ये पिस्टन यहाँ पहुँच गया। जैसे ही ये पिस्टन ऊपर पहुँचा तो ठीक है, ये पिस्टन यहाँ से मूव होकर ऊपर आ गया, यानी वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ने के बाद ये कहाँ तक रुका, बिल्कुल जब अब ये एक्सटर्नल प्रेशर और ये इंटरनल प्रेशर जहाँ बराबर हो गए होंगे वहीं जाके पिस्टन रुक गया होगा। तो देखो कितना बड़ा गैप आया। अब इस गैप को रैंडम रोकना, क्योंकि जैसे ही हमने रैंडम
वेट हटाया था, तुरंत प्रोसेस आगे बढ़ी और सीधी फाइनल स्टेट पर पहुंच गई। तो अब हमें इक्विलिब्रियम यहाँ मिला और सीधा फाइनल स्टेट पर इक्विलिब्रियम मिला। तो इसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा वेट वापस रखना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि ये इनफाइनाइट यानी रैंडम जो हो जाता है, जो प्रोसेस रैंडम होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, और जो प्रोसेस स्मॉल स्टेप्स में होती हैं वो रिवर्सिबल होती है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।